ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बेरोज़गारी का मुद्दा है वो बहुत ही मल्टी डायमेंशनल है। उसमें सिर्फ ये नहीं कि आप एक चीज़ कर देंगे तो उससे बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। तो अभी ये 10 जुलाई को मीटिंग हुई थी विठल भाई पटेल हाउस में दिल्ली में, जहाँ पे बहुत सारे गांधीयन ग्रुप्स जयप्रकाश नारायण के साथ थे। उन्होंने एक देश बचाओ अभियान किया और एक कमीशन सेटअप किया। तो कमीशन था एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो उसमें प्रशांत भूषण, ऋतु दीवान, हम लोग 5-6 लोग थे कमीशन के मेंबर्स। तो हम लोगों ने रिपोर्ट जारी की जो 11 अक्टूबर को रिलीज़ हुई विठल भाई पटेल हाउस में। तो इसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि इसको एक गहराई से समझें। जैसे कि बात उठी कि क्या सरकार ही सॉल्व कर देगी सारी समस्या, और अगर कर सकती है तो किस प्रकार से कर सकती है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका महज 2% आज सरकार में काम कर रहा है। यानी कि जो संघर्ष क्षेत्र है जिसमें करीब 35 मिलियन 3.5 करोड़ लोग हैं, उसमें से सरकार में करीब 18-19 मिलियन हैं, यानी 1.8-1.9 करोड़ लोग हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा नहीं कि बहुत सारी नौकरियां हैं। जो हमारा अर्थव्यवस्था है उसके 2 हिस्से हैं, एक संघर्ष क्षेत्र है और एक असंघर्ष क्षेत्र है। संघर्ष क्षेत्र में 3.5 करोड़ के करीब लोग काम करते हैं और बाकी जो हैं वो असंघर्ष क्षेत्र में हैं। तो असंघर्ष क्षेत्र में 94% हैं और 6% संघर्ष क्षेत्र में हैं। और संघर्ष क्षेत्र नौकरी जनरेट नहीं करता। अगर आप देखें तो 1990 में जब हम लोग ऑल्टरनेट बजट वगैरह की बात कर रहे थे, उस समय जब नई आर्थिक नीतियां आई थीं, तो उस समय 25 करोड़ हमारा वर्कफोर्स था। उसमें से 27 मिलियन यानी 2.7 करोड़ संघर्ष क्षेत्र में थे। और आज हमारा वर्कफोर्स अगर देखें तो 50 करोड़ से भी ऊपर है। लेकिन जो संघर्ष क्षेत्र है वो 2.7 करोड़ से 3.5 करोड़ हो गया है। यानी कि 80 लाख नौकरियां बनी, जबकि जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनकी संख्या 25 करोड़ बढ़ गई। तो 25 करोड़ और लोग आए और संघर्ष क्षेत्र में नौकरी सिर्फ 70-80 लाख ही बनी। तो यहाँ पे समाधान नहीं है। समाधान अगर है तो असंघर्ष क्षेत्र में है कि असंघर्ष क्षेत्र कैसे बने। तो जिसको लोग कहते हैं कि जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जा रहा है वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है जॉब्स की। तो 2008 में मैंने एक लेख लिखा था। उस समय 80% हमारी अर्थव्यवस्था का इन्वेस्टमेंट संघर्ष क्षेत्र में जा रहा था और 20% असंघर्ष क्षेत्र के लिए जा रहा था। तो यानी 6% लोगों के लिए 80% इन्वेस्टमेंट था और जो बाकी 20% इन्वेस्टमेंट था वो 94% के लिए था। उसमें भी अगर आप देखें तो कृषि में महज 5% इन्वेस्टमेंट था और वहाँ पे 50% लोग काम कर रहे हैं। तो 50% के लिए 5% इन्वेस्टमेंट और 6% के लिए 80%। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि हमारी जो बेरोजगारी की समस्या वो क्यों है, क्योंकि संघर्ष क्षेत्र में इतना मैकेनाइजेशन है, ऑटोमेशन है कि वहाँ पे नौकरी नहीं बन रही, और जहाँ पे कृषि में जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम है, और जो इन्वेस्टमेंट जा भी रहा है वो मैकेनाइजेशन की तरफ जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे भी हार्वेस्टर, कंबाइंस, थ्रेशर्स, ट्रैक्टर्स, इसका इस्तेमाल है। वहाँ पे भी जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी जिसको बोलते हैं कि अगर आपका 1 यूनिट आउटपुट बढ़े तो कितना आपका रोज़गार बढ़ रहा है, वो करीब करीब 0 के बराबर हो गया है। तो मतलब वहाँ पे भी काम नहीं बन रहा कृषि में, और संघर्ष क्षेत्र में जहाँ पे कि आपका 80% इन्वेस्टमेंट जा रहा है वहाँ पे भी नहीं काम बन रहा। तो काम फिर आए कैसे? तो इसको मैं कहता हूँ रेजिडुअल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोगों को काम तो करना है तो अपने लिए कुछ करेंगे। वो रिक्शा चला लेंगे, ठेला कर लेंगे, कुछ सिर पे बोझा ढो लेंगे, कहीं बस स्टैंड पे चना बेच लेंगे, एक खोमचा लगा के कुछ कर लेंगे, या जैसे मोदी ने कहा कि चाय बेच लेंगे। तो यानी कि कुल मिला के एक रेजिडुअल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है अर्थव्यवस्था में, जिसमें कि आपको उतनी काम की नौकरी नहीं मतलब काम की पगार नहीं मिल रही जो आपको चाहिए। तो जो असंघर्ष क्षेत्र और संघर्ष क्षेत्र के बीच में जो तनख्वाह का डिफरेंस है वो समझिए 5 से 10 गुने का है। यानी कि जैसे जेएनयू में हमारे जो कर्मचारी काम करते थे, जो परमानेंट नौकरी में थे, अगर उनको 50,000 रुपये मिलता था तो जेएनयू में पिछले 10 साल से वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं
उनको 6,000 8,000 मिलता है, और जो चौकीदार वहाँ पे काम करते हैं, 2 शिफ्ट करते हैं, उनको 12,000 मिल जाता है। पर अगर वो परमानेंट नौकरी में होते तो 60,000 मिल जाता। तो यानी कि 1:5 1:10 का रेशियो है। तो सब लोग चाहते हैं कि संघर्ष क्षेत्र में जाएं। असंघर्ष क्षेत्र में अगर आपकी नौकरी संघर्ष क्षेत्र की गई तो आपको असंघर्ष क्षेत्र में आना पड़ेगा, और 1/5 1/10 सैलरी पे। तो इससे समाज में कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गया है, क्योंकि सभी कोशिश कर रहे हैं कि संघर्ष क्षेत्र में और सरकारी नौकरी में जाएं। तो हर एक वर्ग चाहता है कि रिजर्वेशन में उनको कुछ ना कुछ मिले, जबकि समाधान वहां नहीं होगा। क्योंकि आप जो 2% लोग सरकारी नौकरी में हैं उसको 3% कर लेंगे, 4% कर लेंगे, 5% कर लेंगे, पर सवाल तो 94% का है कि उनको कहाँ से आप सही पगार, सही नौकरी आपको मिले। तो इसलिए ये जो अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट का इशू है, ये सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक इशू है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सामने आते हैं। जब वहाँ पे मैक्रो में सही हो जाता है तो माइक्रो के लेवल पे आपकी नीतियाँ सही चलेंगी। नहीं तो क्या होगा, माइक्रो में जो आप नीतियाँ लगाएंगे उनमें कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। तो उदाहरण के तौर पे जैसे बजट में रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, उसके लिए हम 70-72 हज़ार करोड़ रुपए देते हैं। उसको जब कम पड़ जाता है तो उसको जैसे पैंडेमिक के दौरान 1.1 लाख करोड़ रुपया भी कर दिया। लेकिन वहाँ पे समाधान नहीं है, क्योंकि जो बाकी जो बजट है वो नौकरी कम कर रहा है, वहाँ पे मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। तो आपका 40 लाख करोड़ रुपए में अगर 1 लाख करोड़ रुपया जा रहा है नौकरी क्रिएट करने में और बाकी जा रहा है आपका नौकरी कम करने में, तो नौकरियां कम होंगी। तो बजट की जो दिशा है उस वो ओवरऑल मैक्रो की जो सिचुएशन है उसमें नौकरी जनरेट करना वो कैसे होगा, इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को एक तरह से कॉलोनाइज कर लिया है। मैं बार बार इस पे लिख रहा हूँ कि कॉलोनाइज कैसे किया। हमारा जो क्वार्टरली डेटा आता है जीडीपी का, जिसके आधार पे हम अपना डिस्कशन करते हैं, जो अखबारों में डिस्कशन होता है, उस क्वार्टरली डेटा में असंगठित क्षेत्र आता ही नहीं है। असंगठित क्षेत्र जो कृषि है और बाकी जिसको नॉन एग्रीकल्चर अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं, ये 2 हैं। तो कृषि का भी जो डेटा होता है क्वार्टरली डेटा, वो एक्चुअल डेटा नहीं होता। वो होता है कि आपका टारगेट फुलफिल हुआ या नहीं, और ये मान लिया जाता है क्वार्टरली डेटा में कि टारगेट फुलफिल हो गया। तो जैसे कि इस साल अगर देखें तो Q1 में जो Q1 था, मार्च अप्रैल मई जून का, तो मार्च में एकदम से गर्मी बढ़ गई, अप्रैल में गर्मी बढ़ गई, गेहूं की फसल कम हो गई, सब्जियों की फसल कम हो गई, सिट्रस फ्रूट्स की फसल कम हो गई। पर लेकिन ये मान लिया गया कि टारगेट फुलफिल हो गया, 3% की ग्रोथ हो गई। ग्रोथ नहीं हुई। Q2 में आपने देखा बारिश देर से आई, खासकर पैडी ग्रोइंग एरियाज में, बिहार में, बंगाल वगैरह में, हाँ, तो फसल वहाँ पे कम बोई गई। अक्टूबर में बारिश ज़्यादा हो गई तो उससे जब बाढ़ से जो हो गए सर, तो पैडी का क्रॉप भी कम होगा। लेकिन हमारे जो Q2 का डेटा है वो कहता है कि एग्रीकल्चर का टारगेट फुलफिल हो गया, 4.5% की ग्रोथ हो गई। तो यानी कि कृषि की भी ग्रोथ का जो एस्टिमेट है वो सही नहीं है, और असंगठित क्षेत्र की तो ग्रोथ का एस्टिमेट आता ही नहीं है। वहाँ पे क्या है कि नोटबंदी से असंगठित क्षेत्र को बहुत बड़ा धक्का लगा, उसके बाद जीएसटी से धक्का लगा, उसके बाद अगले साल 2018 में एनबीएफसी का क्राइसिस आ गया, उससे धक्का लगा, और फिर पैंडेमिक आ गया, उससे धक्का लगा। तो असंगठित क्षेत्र को 2016 से 4 बार धक्का लगा। तो असंगठित क्षेत्र गिर रहा है और वो डिमांड शिफ्ट कर रही है संगठित क्षेत्र की तरफ। तो संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है तेजी से, इसीलिए स्टॉक मार्केट तेज है, और असंगठित क्षेत्र गिरता चला जा रहा है। तो इसको मैं कहता हूं कॉलोनाइज हो गया है असंगठित क्षेत्र, कि डिमांड जो है वो शिफ्ट कर गई है असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में। तो इसके पीछे अगर आप देखें तो बहुत सारा एविडेंस इस समय अवेलेबल है। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की रिपोर्ट, अगर एनुअल रिपोर्ट देखें जो जून में आई, तो कह रहे हैं हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा है क्योंकि स्मॉल स्केल सेक्टर कोप नहीं कर पा रहा। बिस्किट्स में पार्ले जी की सेल हो रही है क्योंकि लोकल बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स वो कोप नहीं कर पा रहे हैं। उसी तरह लेदर गुड इंडस्ट्री में, जूते की इंडस्ट्री में 80% असंगठित क्षेत्र है, वहां पे डिमांड कम हो रही है, वो डिमांड जा रही है ऑर्गेनाइज सेक्टर में।
टेक्सटाइल सेक्टर में, ये लगेज इंडस्ट्री में, तरह तरह से ये खबरें आ रही हैं कि असंगठित क्षेत्र गिरता जा रहा है और संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है, क्योंकि डिमांड उधर शिफ्ट हो गई है। और सरकार की नीतियां क्या हैं? सरकार तो क्वार्टरली डेटा देख के कह रही है 6.5%, 7% की ग्रोथ है। तो अगर इतनी अच्छी ग्रोथ है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। तो असंगठित क्षेत्र की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं। वो PLI स्कीम और ये सारी स्कीम कर रही है कि संगठित क्षेत्र और बढ़े। तो ये जो नीतियां हैं उन्होंने डेटा में इनविजिबलाइज कर दिया है, अदृश्य कर दिया है असंगठित क्षेत्र को, और पॉलिसी में भी। और पॉलिसी जो हमारी है, जो आत्मनिर्भर भारत स्कीम की जो पॉलिसी लगाई मई 2020 से, वो है सप्लाई साइड नीतियां। सप्लाई साइड नीतियों का मतलब है कि ये नहीं कि सप्लाई बढ़ाना है, सप्लाई साइड नीतियों का मतलब कि बिजनेस को और कंसेशन देना है। तो जब बिजनेस को हम कंसेशन देंगे तो वो इन्वेस्ट और करेगा, और जब वो इन्वेस्ट और करेगा तो फिर उससे ग्रोथ होगी। ये सप्लाई साइड नीतियों का बेसिक वो है जो न्यो क्लासिकल फ्रेमवर्क है। पर लेकिन ये नीति तब काम करती है जबकि आपकी अर्थव्यवस्था में डिमांड हो। अगर डिमांड कम होगी तो सप्लाई साइड नीतियां काम नहीं करेंगी। और आपने देखा 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स में भारी कटौती की गई। कॉर्पोरेट सेक्टर को 1.6 लाख करोड़ का फायदा हुआ। जो बजट का है डेफिसिट वो 1.6 लाख करोड़ रुपए से बढ़ गया था उस साल। तो क्या जब उनको कंसेशन मिला, 1.6 लाख करोड़ रुपए का कंसेशन मिल गया कॉर्पोरेट सेक्टर को, तो क्या उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का डेटा जो RBI से आता है वो दिखाता है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70-72% के आसपास ही चलती रही। अगर वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, ज़्यादा डिमांड हो रही थी, तो वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ता। वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ा और वो वहीं का वहीं रहा इन स्पाइट ऑफ दिस। तो जो एक्स्ट्रा जो उनको जो प्रॉफिट मिला उसका उन्होंने क्या किया? कॉर्पोरेट सेक्टर ने अपना जो ऋण था, जो डेट था, उसको घटा दिया। तो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर की बैलेंस शीट बहुत अच्छी हो गई है, पर ग्रोथ नहीं। ग्रोथ हो रही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एक्सपेंस पे, कि वहां से डिमांड शिफ्ट कर रही है, तो इसलिए उनकी ग्रोथ हो रही है, पर अर्थव्यवस्था में ग्रोथ नहीं है। तो इसलिए हिंदू में मैंने आर्टिकल लिखा था जून में, तो उसमें यह दिखाया था कि अगर हम असंगठित क्षेत्र को अलग से ले लें तो हमारी रेट ऑफ ग्रोथ 7.5% नहीं 1% पड़ती है। क्योंकि ये जो ऑफिशियल आंकड़ा है जो 7.5% का, वो सिर्फ संगठित क्षेत्र का आंकड़ा है। और इसलिए हम असंगठित क्षेत्र के अगर अलग से लें कि वहाँ पे 10% की गिरावट है, कई जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं वो तो कह रहे हैं हमारी 20% की गिरावट है। मैं तो कहता हूँ अगर 10% की भी गिरावट है उसमें, तो क्योंकि असंगठित क्षेत्र 45% है और संगठित क्षेत्र 55% है, तो अगर आप कैलकुलेट करें तो 1% की रेट ऑफ ग्रोथ है। तो वी आर नॉट द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इन द वर्ल्ड। जो सरकार का क्लेम है, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी। अगर इफ वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी तो फिर कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है तो पॉलिसी बदलने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए सरकार अपनी पॉलिसी नहीं बदल रही। और जो उन्होंने दिया भी गरीबों को, तो आत्मनिर्भर भारत में कितना दिया उन्होंने? 1.5-2 लाख करोड़ रुपया, जो हमारे GDP का मुश्किल से 1% है। तो जो देना था, जहां पे डिमांड कम हुई, जिससे डिमांड बढ़े, वहां पे दिया नहीं गया। और दिया गया तो कॉर्पोरेट सेक्टर को बेनिफिट दिया गया, चाहे वो PLI स्कीम हो, चाहे वो और जो स्कीम्स हैं। तो कुल मिला के जो हमारे सरकार की नीतियां हैं, उसकी वजह से असंगठित क्षेत्र जहाँ पे रोजगार हो सकता है वो एक तरह से इनविजिबलाइज हो गया है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर ने उसको कॉलोनाइज कर दिया है। जैसे कि जब कॉलोनियल रूल हमारे ऊपर हुआ, इस पे मैंने एक लेख लिखा था लीफलेट में। कॉलोनियल रूल में जो हमारी डिमांड थी वो ब्रिटिश ने हथिया ली, तो हमारी इंडस्ट्री की डिमांड कम हो गई, हमारी इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गई, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ 1860, 1870, 1880 में। उसी तरह आज जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, वो बंद हो रहा है बड़े लेवल पे। तो ये जो एक समस्या है, जब वहाँ पे आप देखेंगे तो वहीं पे रोजगार है, और वही सेक्टर अगर बंद होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ये जो मूल कारण है ये कि हमारी नीतियाँ सही नहीं हैं, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ ध्यान दें, जो करें। दूसरी बात है टेक्नोलॉजी की। जो आज टेक्नोलॉजी आ रही है, नई टेक्नोलॉजी, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है। वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, दुनिया के लेवल पे है आज। और इसीलिए आप देखेंगे
कि जो न्यो क्लासिकल जो पॉलिसी पैराडाइम है, उसको जब से हमने अपनाया है, इसको दुनिया के पटल पे बोलते हैं वॉशिंगटन कंसेंसस, जो विलियमसन साहब ने 1989 में टर्म यूज़ किया, वॉशिंगटन कंसेंसस। तो वॉशिंगटन कंसेंसस को मैं कहता हूँ ये बाजारीकरण है, यानी बाजार हावी हो गया है समाज पे। स्टेट रिट्रीट एंड मार्केट एडवांसिंग। मार्केट इज सपोज टू बी ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी इज सपोज टू बी सब्जेक्टिव। तो सोसाइटी रिट्रीट करेगी, मार्केट आगे बढ़ेगा। तो ये जो नीतियां हैं, इसके चलते हुए वर्ल्ड बैंक ने खुद रिकग्नाइज किया 1980s में कि इससे परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि गरीबी बढ़ेगी, क्योंकि इट इज इन फेवर ऑफ द बेटर ऑफ सेक्शंस, दोज ओन कैपिटल। तो जो उन्होंने किया उससे गरीबी बढ़नी थी, तो उन्होंने कहा कि सेफ्टी नेट की जरूरत है। तो एक जॉली और दो औरों ने एक किताब लिखी थी जो वर्ल्ड बैंक के थे 1987 में। तो वहां पे प्रपोज किया कि सेफ्टी नेट होना जरूरी है। सेफ्टी नेट का मतलब कि गरीबों को और नीचे न गिरें, तो एक उनको कुछ हमें पब्लिक सर्विसेज देनी पड़ेगी, चाहे वो फूड हो, चाहे एजुकेशन हो वगैरह। तो हमारे देश में भी सन 2000 के दशक में राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, मिड डे मील स्कीम, ये सारी चीज़ें आई। पर ये समाधान नहीं है, क्योंकि इससे रोजगार तो पैदा नहीं होगा। जो गरीबी और ना बढ़े, सोशल एक्सप्लोजन ना हो, इसके लिए तो ठीक है, पर इससे रोजगार अपने आप में नहीं बढ़ेगा। और इसीलिए आपने देखा कि दुनिया के पटल पे और ज़्यादा परेशानी बढ़ती चली गई। और 2014-15 के पास आते आते वर्ल्ड बैंक ने कहा कि अब हमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम करना पड़ेगा, यानी हर एक के हाथ में पैसा देना पड़ेगा। ये कैपिटलिज्म के प्रिंसिपल के खिलाफ जाता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने प्रपोज किया यूनिवर्सल बेसिक इनकम। क्यों किया? क्योंकि कैपिटलिज्म का प्रिंसिपल है यू पे फॉर द वर्क डन, मतलब आपने काम किया तो आपको मिलेगा, अगर आपने काम नहीं किया तो आपको नहीं मिलेगा। ये कैपिटलिज्म का प्रिंसिपल है। इसीलिए सब्सिडी के खिलाफ होते हैं, नियो लिबरल पॉलिसी सब्सिडी के खिलाफ होती है। सारी सब्सिडी खत्म करो, क्योंकि दैट्स अ इंटरवेंशन इन द मार्केट विच इज डिस्टॉर्टिंग द मार्केट, वो डिस्टॉर्ट करता है। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम इसलिए कि अब हम रोजगार पैदा नहीं कर सकते, जो आज की टेक्नोलॉजी है, जो आज का इंटरवेंशन है स्टेट का, तो हमें पैसा देना पड़ेगा जिससे डिमांड रहे। तो आपको याद होगा जब 1911 में फोर्ड मॉडल बना, फोर्ड ने मॉडल टी बनाया, सबसे पहली मास प्रोड्यूस्ड कार निकली। उस समय क्या कहा फोर्ड ने, अगर मेरा वर्कर ये कार नहीं खरीद सकता तो मैं मास प्रोड्यूस करके क्या करूंगा? तो मुझे वर्कर की तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी, वर्कर्स को और मिलना है, यानी डिमांड की समस्या वो रिकग्नाइज किया उसने। और ये जो डिमांड की समस्या है, ये अभी भी अगर आप देखें तो ग्लोबल रिच कई जगह रिकग्नाइज करते हैं। जैसे वॉरेन बुफे ने 2012 में कहा, उन्होंने कहा कि मेरा जो टैक्स रेट है मेरी सेक्रेटरी से कम है, वो तो $1 लाख कमाती है, मैं तो $4-5 बिलियन कमाता हूं, पर वो ज़्यादा टैक्स रेट देती है, मैं कम टैक्स रेट देता हूं। उसने कहा इस तरह से कैपिटलिज्म नहीं चल सकता, डिमांड नहीं होगी, कैपिटलिज्म कोलैप्स करेगा। तो उसने ये बात रखी कि रिच मस्ट पे मोर टैक्सेस, और उसको बहुत सारे अमेरिकन रिच ने, जर्मन रिच ने, इटालियन रिच ने और फ्रेंच रिच ने वो उन्होंने सपोर्ट किया। तो मैंने एक लेख लिखा उस समय, व्हाट अबाउट द इंडियन रिच। तो इंडियन रिच हैव नॉट वांटेड टू पे मोर टैक्सेस। वो तो हरदम बोलते हैं कि डायरेक्ट टैक्स कम करो, वेल्थ टैक्स खत्म करो, कॉर्पोरेट टैक्स कम करो, ये सब करो। तो ये जो एक समस्या है कि डिमांड की, इस मैकेनाइजेशन से, और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार का मैकेनाइजेशन हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस प्रकार से यूज हो रहा है, ऑटोनोमस कार्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स की बात चल रही है, जिसमें करोड़ों ड्राइवर्स की नौकरी खत्म हो जाएगी। ट्रक ड्राइविंग का तो कह रहे हैं कि अगले 2-3 साल में ट्रक्स एक मेन सिटी से दूसरे मेन सिटी तक जाएंगे, फिर वहाँ पे लास्ट माइल पे कोई ड्राइवर चाहिए होगा। पर अदरवाइज ट्रक्स विल बी रन ऑटोनमसली, टैक्सीज विल बी रन ऑटोनमसली, ड्राइवर्स की ज़रूरत नहीं। मैं 2016 में जब वो अमेरिका गया था, तो मेरे नेफ्यू है, वो एक कार्डियोलॉजिस्ट है, पैसा है उसके पास, उसने वन ऑफ द फर्स्ट टेस्ला कार खरीदी। तो उसने कहा मामा चलो मैं आपको घुमा लाता हूँ। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है चलो। तो उसने कहा आपने देखा तो सब कुछ ऑटोमेटिक है उसमें, एक तरह से आप देखें, बल्कि वो अपना वो डॉक्टरी करता है, तो वो नर्स वगैरह से बात करता रहता है क्या पैरामीटर्स आए वगैरह, और कार चलती रहती है, उसको ज़्यादा कंट्रोल उस पर नहीं करना पड़ता।
तो उसने सामने का खोला, कोई इंजन नहीं है। मैंने कहा पीछे होगा इंजन, पीछे का खोला तो वहाँ पे भी सीट है। तो कहता है 4 इसमें वो मोटर लगी हैं चारों पहियों पे। और कह रहा 2 साल से मैं पेट्रोल पंप नहीं गया, मैं सर्विस कराने नहीं गया, गियर नहीं है, क्लच नहीं है, सब ऑटोमेटिक है। तो ना सर्विस स्टेशन जाने की ज़रूरत, ना उसको रिपेयर कराने की ज़रूरत। हाँ, और घर आया, बिजली में अपना फिट किया गैराज में, और अगले दिन वो चार्ज हो गई, अपना चला जाता है। तो ये स्थिति है जहाँ पे इंडिया में हर कोने पे मैकेनिक है, हर जगह कोई रिपेयर शॉप है, कोई पेट्रोल स्टेशन है। ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। और यहाँ तक कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कोई 5-6 साल पहले, जिसमें कहा कि अगर किसी को कीमोथेरेपी करानी है तो एक कंप्यूटर बेटर बताएगा कि किस कीमोथेरेपी से करना चाहिए बनिस्बत डॉक्टर के। और क्यों उसने लॉजिक दी कि एक डॉक्टर तो ज़िंदगी में ज़्यादा से 1000-1500 आर्टिकल पढ़ लेगा, ये कंप्यूटर तो 1 लाख आर्टिकल एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये कंप्यूटर बेटर बताएगा ये। यानी कि जो स्किल्ड जॉब्स हैं, अनस्किल्ड जॉब्स तो जा ही रहे हैं ऑटोमेशन से, बहुत सारे स्किल्ड जॉब्स भी। और आप टीचिंग में खास कर देखें, वो कहते हैं एरिजोना का यूनिवर्सिटी का कोर्स है उपलब्ध, वो हम कर लेंगे, MIT का कोर्स वो कर लेंगे, हार्वर्ड का कोर्स वो कर लेंगे, टीचर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टीचर्स भी बहुत बड़े लेवल पे ये डिस्प्लेस हो जाएंगे। और हमारी सरकार भी कह रही है मूक्स कर लो और ये कर लो और वो कर लो, वहाँ से आप जो ले लो, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी, वो आपको बता देंगी किस तरह से पढ़ना पढ़ाना है, तो आप इंटरनेट पे आप पढ़िए वगैरह वगैरह। तो बहुत बड़े लेवल पे जो स्किल्ड जॉब्स हैं वो भी अब नहीं क्रिएट होंगे, और अनस्किल्ड जॉब्स तो होंगे ही नहीं। तो हमारे यहाँ समस्या ये है कि हमारे देश में 6 करोड़ माइक्रो यूनिट्स हैं, 6 लाख स्मॉल और मीडियम यूनिट्स हैं, और 6000 लार्ज यूनिट्स हैं। तो 6000, 6 लाख और 6 करोड़ ये बेस जो है, और 6 करोड़ जो माइक्रो यूनिट्स हैं उसमें 97.5% एम्प्लॉयमेंट है MSME सेक्टर का। यानी कि बल्क ऑफ द एम्प्लॉयमेंट वो माइक्रो सेक्टर में है, और माइक्रो सेक्टर ही पिट रहा है। तो जितना माइक्रो सेक्टर पिटेगा उतना ही बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि जो 6000 यूनिट्स हैं जो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, उनमें नौकरी ज़्यादा नहीं आएगी, बहुत कम आएगी। तो जब सरकार कहती है कि इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ये नहीं बताती कि नेट में रोजगार कितना पैदा हो रहा है। इतना वहाँ तो पैदा हो गया, लेकिन उसने कितने और को माइक्रो सेक्टर, स्मॉल सेक्टर में डिस्प्लेस किया, वो बताते नहीं है। तो बेरोजगारी की समस्या ये है कि हम कह रहे हैं कि सारा का सारा इन्वेस्टमेंट हमारा इसमें जाए, और उसके साथ जो हमारा GST है उसने बड़ी बुरी तरह से माइक्रो स्मॉल सेक्टर्स की धज्जियाँ उड़ा दी। वजह क्या है? GST से हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बाहर रखा है कि अगर आपका 50 लाख का टर्नओवर है तो आपको जो नहीं दे पे करना, 1.5 करोड़ तक तो है तो आपको जो कॉम्पोजिशन स्कीम में रखा है, 1% है, साल में एक बार आपको फाइल करना है। लेकिन असली मुद्दा क्या है? जो मैं 1986 से जब पहले मॉडवैट इंट्रोड्यूस हुआ तो मैंने EPW में आर्टिकल लिखा कि क्या परेशानी रहेगी ये मॉडवैट से और वैट से, कि हमारे